इस समय मैं हूँ कोटद्वार में, और कोटद्वार के बाहर जो मानपुर का इलाका है, और आप मेरे पीछे ज़मीन देख पा रहे हैं, और ये सारे मकान हैं। पहले यहाँ खेती हुआ करती थी, अब यहाँ सारे मकान ही मकान हैं। यानी कि यहाँ किसान कम रह गए हैं, जो सरकारी नौकरी वालों ने अपने यहाँ आशियाने बना लिए हैं। ये जिक्र मैंने इसलिए किया, किसान आंदोलन चरम पर है, व्यवस्थाएँ ठप पड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आया सरकार कैसे आगे बढ़े। किसान झुकने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो आखिर इस किसान आंदोलन का परिणति क्या होगी। समस्या यह है कि कई लोग बिल्कुल समझना नहीं चाहते, और जो समझ गए हैं वो समझाना नहीं चाहते, और जो समझ गए हैं वो उसे गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं आपको कानून के बारे में आप जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर मैं आपको कानून के बारे में जानकारी दे दूँ। 3 बिल हैं, बहुत आसान से बिल हैं। पहला बिल यह है कि आप अपनी मंडियाँ की मोनोपोली ख़त्म कर दिए, आप मंडी के अलावा कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। सेकेंड है कि आवश्यक अधिनियम वस्तु के तहत अब आप वस्तु का भंडारण कर सकते हैं, जिसकी छूट पहले नहीं थी। अभी भी कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनको इस अधिनियम पे रखा गया है। तीसरा यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी वायदा फार्मिंग। वायदा फार्मिंग के बारे में आपको जानकारी यही है कि अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, और अगर कोई कंपनी आपके पास आती है और कहती है कि हम आलू चाहते हैं आपसे, तो 15 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो पहली बोली लगाती है, तो जब वो फसल तैयार होगी तो उसे 15 रुपये किलो के हिसाब से ही खरीदना होगा। अगर मार्केट में भले उसकी कीमत 7 रुपये हो जाए तो भी। ये सिंपल से आसान से नियम है जो सरकार ने लागू किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी यही नियम लागू करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको लागू नहीं करवा पाई। मोदी सरकार ने आया और 6 साल के बाद उसने इस नियम को लागू कर दिया। पंजाब का किसान बड़ा भड़का हुआ है, क्योंकि वहाँ आड़ती ज़्यादा है और किसान कम है। पूरे देश भर से, खासकर जो सिख समुदाय है, पंजाब के किसान आंदोलनरत है, तो सिख समुदाय अपने सिख भावनाओं के कारण उनके समर्थन में आया है, किसानों के दर्द के कारण नहीं आया है। अब जो भड़काया जा रहा है उसमें ये भड़काया जा रहा है कि किसी भी मंडी में आप बेच सकते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं कि अगर आपने मंडियाँ ख़त्म कर दी तो बाकी जो कंपनियाँ हैं वो अभी तो महंगा बेच रही हैं, बाद में वो सस्ता लेना शुरू कर देंगे। पहली बात तो यह कि मंडियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, मंडियों में भी आप अनाज बेच सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंडियाँ होती हैं उन्होंने एक तरीके से शोषण किया हुआ था किसानों का। वो अपने हिसाब से अनाज बेचते थे, खरीदते थे, और उनकी एक मोनोपोली थी। इस मोनोपोली को ख़त्म किया है बीजेपी सरकार ने। सेकंड चीज़ है, उसको भड़काने की कैसे कोशिश की है। एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बताया कि जैसे जियो ने जो 4G प्लान लागू किया, तो वो उसने पहले 1 साल तक मुफ्त बांटा। उसके बाद जब सब आदी हो गए तो उसने अपने दाम बढ़ा दिए। इस तरह से भड़काया जा रहा है योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के द्वारा, वामपंथी नेताओं के द्वारा। पर मुझे उनको ये बताना है, ये समझाना है कि जियो ने भले ही अपने दाम बहुत बढ़ा दिए, लेकिन अभी वो इतने हैं कि बाकी तुलना में, यानी 2014 से पहले अगर आप बात करें, यानी अगर हम 2G जो मिलता था आपको, वो 98 रुपये का 2 GB मिलता था 1 महीने के लिए। आज आपको 4G 2G पर डे के हिसाब से मिलता है। 3 महीने में आपको 365 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें कॉलिंग भी है, मैसेजिंग भी है, और साथ में इंटरनेट की सुविधा भी है। यानी अभी भी भले ही जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं फ्री की तुलना में, उसके बावजूद एयरटेल, आइडिया जो बाकी कंपनियां थी उसकी तुलना में अभी भी वो दाम बहुत कम है। ये नहीं बता रही वो कंपनी, ये योगेंद्र यादव जैसे नेता आपको ये नहीं बता रहे हैं कि भले ही जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी भी उसकी तुलना में जब 2 GB डाटा 2G वाला डाटा आपको महीने में 98 रुपये का मिलता था, आज आपको 2 GB 4G डाटा पर डे के हिसाब से सिर्फ 4 रुपये का पड़ता है। यानी महीने का 2 GB डाटा आपको पड़ता था 2 रुपये का, 98 रुपये का, और आपको पड़ रहा है 2 GB डाटा, वो भी सिर्फ 4 रुपये में पर डे के हिसाब से। आप बताइए, अब आप कहते हो महंगाई बढ़ा दी, आप इस कंपनी का विरोध करते हो। दूसरी कंडीशन हमने की आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो ये कहा गया कि आप अपना भंडारण कर सकते हैं, तो ये बोलते हैं किसान कैसे भंडारण करेगा, भंडारण तो बड़ी कंपनियां करेंगी। आप मुझे बताइए, जो फसल होती है जैसे टमाटर है, टमाटर अगर आप रखेंगे तो मुश्किल से 4 या 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा। आलू है, कितना स्टोर कर पाएंगे, 6 महीने 7 महीने। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां उससे स्टोर करती हैं, उसका खर्चा वो चुकाती हैं। अब आप अमूल जैसा संगठन नहीं बना सकते थे। अमूल संगठन का मतलब है, अमूल ने भी क्या किया, अमूल एक NGO है, वो एक कंपनी नहीं है। उसने किसानों को मिलाया, एक सामूहिक संगठन बनाया, और उसको उसने एक NGO के माध्यम से उस दूध को घर घर पहुँचाया, और हर गाँव को उसने एक आजीविका प्रदान की।
तो क्या हम किसानों का संगठन नहीं बना सकते? क्या हम ऐसा एनजीओ नहीं बना सकते किसानों की मदद करने के लिए, उनका अनाज इकट्ठा करके स्टोर करके, ताकि हम पूरे देश में किसानों की अपनी एक एनजीओ बना के उनके अनाज को स्टोर करके हम देश विदेश में वो बेच सकें। हमें बस भड़काना आता है। हम कंपनियों की मोनोपोली क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? आज सुनने में आया है कि जो पंजाब में वहाँ पे खालसा मॉल स्थापित कर दिया गया, यानी जो जियो जैसे मॉल हैं या कंपनियों की जो मॉल है उनको बराबरी करने के लिए, उनको हटाने के लिए खालसा ने अपने मॉल बना लिए हैं। तो क्यों नहीं हम किसानों की भलाई के लिए एक संगठन बनाएं, एनजीओ संगठन बनाएं, और सरकार अगर चाहती है कि कंपनी को फ़ायदा हो तो उस नियम के तहत आप एनजीओ बना के किसानों को सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते करना। क्यों? क्योंकि आपको इस बिल के फ़ायदे किसानों को देने ही नहीं है, आपको सरकार को अस्थिर करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर सरकार ने कहा है कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपको छूट दे दी है कि आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। आप ऐसा संगठन बनाइए, आप एनजीओ के माध्यम, और एनजीओ के माध्यम सरकार आपको उसके लिए फंड देगी। आप बड़े बड़े स्टोर बनाइए, उसमें अनाज स्टोर कीजिए और किसानों के नाम पे होगा। 80G12 के आधार पर आपको छूट मिलेगी, यानी आप किसानों को भला दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप चाहते हो सरकार अस्थिर हो जाए। तीसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वायदा फार्मिंग। वायदा फार्मिंग के अनुसार मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ ज़मीन है, 15 रुपये में अगर तय हुआ तो 15 रुपये में खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये हैं कि कुछ कंपनियां अगर उन्हें बाहर सस्ता माल मिलता है तो वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कहती, तुम्हारे आलू में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ख़राब है, और इस तरह से किसानों को बेवकूफ़ बना सकती हैं। उसके लिए आप एसडीएम के पास जाएंगे, उसके पास आप डीएम के पास जाएंगे। अब वो कहते हैं कि वायदा फार्मिंग बेकार है। आप वायदा फार्मिंग करिए मत। अगर आपको ऐसा लगता है तो सरकार ने ये नहीं कहा है कि आपको वायदा फार्मिंग करनी ही करनी होगी। आप अपनी जो खेती कर रहे हैं वो आप अपने आप खेती नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी होगी। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्यों भड़का रहे हो किसानों को? भैया अगर आपको लगता है कि कंपनियां धोखा दे सकती हैं, आप मत कीजिए वायदा फार्मिंग। आप अपने किसान को अपने हिसाब से आप किसी भी जगह बेचिए। मंडी में भी आप बेच सकते हैं, कंपनी में भी आप बेच सकते हैं। मंडियाँ ख़त्म की नहीं गई हैं, लेकिन आप चाहते हैं भड़काना कि मंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। दूसरा, आप किसानों, देखो जो पंजाब के कई किसान आए हैं जो मासूम हैं, उनको ये कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जो आपकी ज़मीन है उस पर कंपनी कब्जा कर लेगी। भाई जो फसल बोई जा रही है उस पे उस कंपनी का अधिकार है, उस ज़मीन पर अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका नुकसान किसान को भी है और कंपनी को भी है। तो आप इस तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, भड़काने की बात मत कीजिए। तीसरा यह है, देखिए हर कानून का दुरुपयोग होता है। आपको पता है कि जब दहेज प्रथा के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, जब दहेज की बहुएं जला दी गई तो उसके खिलाफ कानून बनाए गए। पहले कानून नहीं थे, जब कानून बनाए गए तो उसके भी दुरुपयोग बनाए गए। आज से लगभग 8-10 साल पहले निशा शर्मा नाम सुना होगा आपने, नोएडा की एक बहुत प्यारी सी बच्ची ने बहुत खूबसूरत तरीके से दहेज का आरोप लगा के अपने पूर्व प्रेमी का प्यार पाने के लिए, शादी करने के लिए एक बहुत बारीक झूठ बोला। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस लड़की की वाही हुई। एनजीओ ने उसे सम्मान देने की कोशिश की, उसे बड़े बड़े मंचों में बुलाया जाने लगा। अंततः पता लगा कि उस लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी को पाने के लिए जो ये जबरदस्ती शादी की जा रही थी, उन्हें फंसा दिया, उन्हें जेल डाल दिया, और वो एक कहते हैं कि नारी का सम्मान का केंद्र बन गई। जबकि उसने इस कानून का दुरुपयोग कर एक मासूम परिवार को सलाखों में डाल दिया दहेज के खिलाफ। तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई दहेज का कानून जो बनाया उसको आप रद्द कर दीजिए? बलात्कार, छेड़छाड़, इसमें अब ये कानून बना हुआ है कि अगर कोई लड़की सिर्फ ये कह दे कि इसने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे रेप किया है, तो आपको लड़के को ना अपील ना कुछ, सीधे उसे सजा होती है। तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा? कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे तथ्य दिख रहे हैं जहाँ पे बलात्कार की झूठी शिकायतें दर्ज होती हैं, जहाँ पे छेड़छाड़ की झूठी शिकायतें दर्ज हो रही हैं और मासूम निर्दोष लड़के गिरफ्तार किए जाते हैं। तो क्या आप ही कहेंगे बलात्कार के खिलाफ जो कानून बनाए उन्हें आप रद्द कर दीजिए? हर कानून का दुरुपयोग होता है। धीरे धीरे जब उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं तो उसके बारे में फिर सरकार चेतती है, समझाने की कोशिश करती है, फिर उस पर अमेंडमेंट करती है। सीधे नहीं कि आप कानून के दुरुपयोग के मामले में भड़काना शुरू कर दीजिए। कल तो कोई आके जो बलात्कार समर्थक लोग होंगे वो भी आ जाएंगे और कहेंगे नहीं देखो ऐसा कि लड़कियां बलात्कार के झूठे मामलों में फंसा रही हैं, बलात्कार कानून बंद कीजिए। तो क्या सरकार को बलात्कार के खिलाफ बने कानून वापस ले लेने चाहिए? कई लोग जो दहेज लेना चाहते हैं वो चाहते हैं यार हम अपनी बहू को पीड़ित करना चाहते हैं, वो कल आंदोलन करेंगे, नहीं भैया देखो दहेज के मामले में कई दुरुपयोग सामने आ रहे हैं, आप इस दहेज कानून को ख़त्म कीजिए। तो क्या सरकार को दहेज कानून ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं ना। हर कानून का दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं
उसे कैसे रोकना है ये हमें मिल बैठ के विचार करना है। हमारे जो न्यायविद हैं, हमारे जो सामाजिक हित के लोग होते हैं, वो इस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे ही किसान के हितों के लिए सरकार को किसानों को सामने आना चाहिए। ये जो किसान जिद मान के बैठे हुए हैं कि हर हाल में किसान बिल रद्द कीजिए, ये किसान नहीं है, ये आड़ती हैं, ये वामपंथी गैंग है, ये देश तोड़ू ताकतें हैं जो इस तरह की जिद कर रहे हैं। आप बताइए, इस पूरे माहौल में कहीं पर भी ये मामला उठा कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको आत्महत्या रोका जाना चाहिए? ये मुद्दा उठा? नहीं उठा। कि जो किसान बेचारा जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसको जो लोन दिया जा रहा है उसे वापसी के लिए कानून बनाया जाए, वो उस पर आवाज़ उठी? नहीं उठी। आवाज़ कहाँ उठाई जा रही है? ऐसे मुद्दों पे जो मुद्दा विहीन है। फिर दोहरा रहा हूँ मैं आपको, 3 सिंपल से कानून है। पहला, आप मंडी के अलावा कहीं बाहर भी बेच सकते हैं, मंडियाँ खत्म नहीं की गई हैं, क्यों हो हल्ला मचा हुआ है? दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आप अनाज को स्टोर कर सकते हैं, पहले छूट नहीं थी। तो आप क्यों चाहते हैं कि कंपनी स्टोर करें? आप भी स्टोर कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी बनाइए, और बन रही है, सरकार आपको मदद करने को तैयार बैठी हुई है। किसानों के लिए आगे, किसान अपना संगठन बनाए, स्वयं सेवा समूह के टाइप से जो एनजीओ संगठन बने हुए हैं, अमूल कंपनी का उदाहरण दिया है। तो दूसरा कानून भी अपने आप समझ में आ गया, ये भी आपको चला जाएगा। तीसरी बात जो आपने ये बोली कि देखिए वायदा फार्मिंग, तो वायदा फार्मिंग के बारे में हमको बता दिया है कि आपको सरकार जबरदस्ती आपके पास ये कहने नहीं आ रही कि आप वायदा फार्मिंग करनी ही करनी है आपको, आप मत कीजिए, आप जिस तरह से पहले चल रहा है वही चलते रहिए, मंडी में बेचिए, बाहर बेचिए, आपको पूरी छूट मिली हुई है। तो क्यों इस कानून के खिलाफ आप रद्द करे हुए हैं? ये विशेष मुद्दा है, भड़काने की कोशिश है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं, हम आड़तों के साथ नहीं हैं। तो पंजाब के किसान जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनकी मंशा कुछ और है, किसानों के दर्द को समझने की नहीं है। शायद आप समझ सके हों। जय भारत, जय हिंद, जय सिख, जय पंजाब।